यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो डॉक्टर सुदीप गुप्ता एम्स के डायरेक्टर या हेड फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, उनका जो स्टेटमेंट आया या जो रिपोर्ट आई, उस पर मैं कल से देख रहा हूं कि मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है। अब ये सूचना देना उनके द्वारा कि ये किसी भी तरह से हत्या को शो नहीं करती, अगर ऐसा कहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट तो सीबीआई को दी गई होगी और सीबीआई को जो रिपोर्ट दी गई है वो सीबीआई ही जानती होगी। लेकिन जो मीडिया लीक्स हुए, उन लीक्स के अनुसार जो मीडिया 2 दिन से जिस प्रकार से भी कह रही है, 2-3 दिन से, उसके अनुसार मुझे लगता है कि हम लोग कुछ रॉन्ग डायरेक्शन पर चल रहे हैं। पहली बात यह है कि जो ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई है बिसरे से, वो ऑटोप्सी की रिपोर्ट या बिसरा रिपोर्ट के आधार पर फाइनल डिसीजन नहीं दिया जा सकता, एक संभावित डिसीजन दिया जा सकता है। जैसे अब बॉडी तो थी नहीं, जो बॉडी का वो पोस्टमार्टम दोबारा करते और पता करते कि आगे की हड्डी टूटी थी कि पीछे की हड्डी टूटी थी कि क्या हुआ था। वो बिसरे में 2-3 चीज़ें केवल पता कर सकते हैं। वो ये है कि उसमें जहर था कि नहीं था, या डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। तो ठीक है कि उनको जहर नहीं मिला, लेकिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है। तो ऑक्सीजन की कमी, मैंने पहले भी बताया था कि ऑक्सीजन की कमी 2 तरह से हो सकती है। एक तो ये है कि गले को दबा दिया गया, अब वो फांसी लगाकर दबाया गया या हाथ से दबाया गया, या पीछे से किसी ने घसीट कर गले का ये कंठ तोड़ा है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, या नाक पर मुंह पर तकिया लगा दिया गया, हाथ लगा दिया गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन एकदम चोक हो जाती है और चोक होने की वजह से बाकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है और डेथ हो जाती है। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि जहर नहीं मिला है उसमें, चलो हम मान लेते हैं जहर नहीं मिला, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से, यानी कि बॉडी में ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हुई, इसके आधार पर सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये सुसाइड है, ये किलिंग नहीं है। क्योंकि किलिंग के लिए मैंने कहा कि तकिया भी रखा जा सकता है, हाथ से भी गला दबाया जा सकता है, पीछे से भी दबाया जा सकता है, कोई बांध कर लटका भी सकता है। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि अगर किसी आदमी को बेहोशी की हालत में लटकाया जाए, बेहोशी से मतलब आजकल ड्रग्स हम सब जानते हैं कि एक से एक उम्दा क्वालिटी के ड्रग्स आते हैं जो 2 घंटे 3 घंटे तक रहते हैं और 3 घंटे बाद उसके ट्रेसेस बॉडी में नहीं मिलते हैं। जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स के ट्रेसेस 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 10 घंटे बाद ख़त्म हो जाते हैं। तो ड्रग्स की हालत में जैसे क्लोरोफिन सूंघा दिया गया या क्लोरोफॉर्म सूंघा दिया गया या कुछ ऐसा दे दिया गया जिसकी वजह से तुरंत बेहोशी आ जाती है, लेकिन बहुत अचेत नहीं होता, वो 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए अचेत हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको अगर बांध कर लटका दिया जाए तो लटकाने की वजह से मृत्यु तो उसको ऑक्सीजन की कमी से लगेगी, लेकिन बॉडी में कुछ नहीं निकलेगा, बिसरे में कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए इस संभावना को जो लोग कह रहे हैं कि बिसरे की रिपोर्ट में या ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा नहीं निकला, वैसा नहीं निकला, और थ्योरी जो है वो सुसाइड थ्योरी प्रूफ हो रही है और वो हत्या की थ्योरी प्रूफ नहीं हो रही, इस रिपोर्ट से ये बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये हत्या की संभावना नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब वही डॉक्टर फॉरेंसिक रिपोर्ट जब लेकर आएगा, तो फॉरेंसिक रिपोर्ट सदैव तब आती है जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट जो भी निकल रही है उसकी संभावना वहाँ परिस्थितियों से मिलाई जाती है। यानी कि क्राइम सीन के बगैर ऑटोप्सी की रिपोर्ट को बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी, केवल एक चीज़ आप बता रहे हो तो ऑक्सीजन की कमी, वहाँ पंखा आपको देखना पड़ेगा, वहाँ के बेड देखने पड़ेंगे कि वाकई में, तो उसके साथ उसको मैच करना होता है। यानी कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के साथ उस ऑटोप्सी को मिलाना होता है, उसके आधार पर फॉरेंसिक कुछ संभावनाएं बता सकता है। जब वहाँ उस स्थान पर एविडेंस पूरे ख़त्म कर दिए गए, वो वहाँ कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वहाँ पर कहाँ से खड़ा हुआ वो व्यक्ति, कैसे ऊपर पहुँचा, लटका कैसे और ऊपर बांधा कैसे, बांधने के बाद वो नीचे ज़मीन पर कैसे आया या बेड पर कैसे लगा, जो भी परिस्थिति उसमें रही, दरवाज़ा खुला था, बंद था, या कोई व्यक्ति जब लटकाया जाता है और उसकी लटकाने की वजह से डेथ होती है तो उसका पेशाब छूटता है, उसकी लैट्रिन छूटती है, उसका जो मल है वो मल फटता है, जिसकी वजह
वजह से मृत्यु होने के बाद वो सारी चीज़ें जो शरीर की कनेक्टिविटी है, लटकाने की वजह से मैं कह रहा हूँ, लटकाने की वजह से वो कनेक्टिविटी, क्योंकि लटकाने के बाद थोड़ी देर 10-5 मिनट तक वो व्यक्ति चोक रहता है, तो बॉडी की जो बाकी कनेक्टिविटी है वो टूटती है, तो पेशाब आ जाती है, जीभ बाहर निकल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते तब तक आप ये नहीं कह सकते कि वो सुसाइड था। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने बांधकर लटकाया होगा तो, अगर किसी ने पहले से नाक बंद कर दी होगी तो जब क्राइम सीन पर एविडेंसेस मिटाए गए और एविडेंसेस समाप्त कर दिए गए, तो इसका मतलब बिल्कुल एकदम कंफर्म है कि ये हत्या है। और हत्या के लिए मुझे नहीं लगता कि ये जो सुसाइड थ्योरी की कोशिश की जा रही है, कर रहे हैं। हमको इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में जब केस गया था तो सीबीआई को पुलिस की जो भी रिपोर्टें मिली हैं, अगर उन रिपोर्टों में भी अनियमितता मिली तो इस सुसाइड के साक्ष्यों को छिपाने का मुकदमा तुरंत लिखना चाहिए कि पुलिस के द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई, व्यक्तियों के द्वारा साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। उन आरोपियों के नाम के दर्ज एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने जो उसके भागीदार थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसमें साक्ष्य मिटाए गए हैं और ये साफ क्लियर हो रहा है कि साक्ष्य वहाँ से समाप्त कर दिए गए हैं, उसको स्थान को लॉक नहीं किया गया, सीज नहीं किया गया, तो सीधी सी बात है कि हत्या की पूरी संभावना है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो एटलीस्ट 302 की एफआईआर करके ही शुरू करना चाहिए। नहीं 302 की एफआईआर आप लिखते तो 299 की एफआईआर लिखते, 299 की एफआईआर से कल्पेबल होमिसाइड की मतलब आपराधिक मृत्यु का मुकदमा लिखते। अब आपराधिक मृत्यु के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर उस व्यक्ति ने, अगर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत ने स्वयं भी फांसी लगाई है, मैं कहता हूं स्वयं वो सुसाइड कर लेते हैं, तो ऐसे सुसाइड करने के पीछे जो व्यक्ति ने उसका वो डिज़ाइन बनाया, सपोज उनको ड्रग्स दिया है या उनकी ऐसी परिस्थितियां बताई या वो मेंटल रूप से डिसऑर्डर थे, तो उस मेंटल डिसऑर्डर में ऐसी बातें कही गई जिससे कि वो व्यक्ति स्वयं आत्महत्या कर ले, तो ये भी हत्या ही है। इसको हत्या की जो डेफिनेशन है या 299 की कल्पेबल होमिसाइड की जो डेफिनेशन है, कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन कहती है कि ऐसी कोई भी परिस्थिति, ऐसा कोई भी माहौल, ऐसा कोई भी चक्रव्यूह बनाया जाए जिसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु संभव है। और ये जानते हैं वो लोग कि मृत्यु संभव है, या एक जो सामान्य व्यक्ति है, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो ये मान सकता है कि इससे मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी मृत्यु सुसाइड नहीं कही जाएगी, ऐसी हत्या कही जाएगी। ये 306 की थ्योरी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं, किसी ने गड्ढा खोदकर चला गया और उसको ये मालूम है कि इस गड्ढे में जो भी यहां से निकलेगा वो इसमें गिर सकता है, तो कोई निकला और उसमें गिर गया। इसने जब गड्ढा खोदा था तो इसको नहीं मालूम था कि इसमें कोई गिर जाएगा, लेकिन ये संभावना थी कि इसमें कोई गिरकर मर भी सकता है, तो 299 इसमें आकर्षित करता है। और ये कल्पेबल होमिसाइड है, और कल्पेबल होमिसाइड अगर जानबूझकर मारने के उद्देश्य से खोला गया तो 302 लगेगा, और नहीं तो 304 तो बनता ही बनता है, जो गैर इरादतन हत्या। लेकिन हत्या है, गैर इरादतन है, तो क्या हुआ? तो इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन एटलीस्ट शुरू करना था वो तो 299 की मुकदमा लिखकर ही शुरू करना था। क्यों? क्योंकि अगर सुशांत सिंह राजपूत के मेंटल डिसऑर्डर भी चल रहा था, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर में जो लोग उसके अगल बगल थे उन्होंने वैसी परिस्थितियां बना दी जिन परिस्थितियों की वजह से वो उनको मालूम है कि ये व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है या ये व्यक्ति मर सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां बनाना भी 302 को आकर्षित करता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी व्यक्ति जो हार्ट पेशेंट है और दूसरे व्यक्ति को मालूम है कि ये हार्ट पेशेंट है और इसके सामने तेज आवाज में नहीं बोलना है, इसको डिसऑर्डर में नहीं लेना है, या इसके सामने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन वो व्यक्ति अगर जानबूझकर उस व्यक्ति के सामने, जिसको हार्ट पेशेंट है, उसके सामने वैसी ही परिस्थितियां करता है जिसकी वजह से उसका बीपी हाई होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा जो माहौल है, ऐसी बात करना, ये भी 302 बनता है। 302 का मुकदमा इसमें होता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु की संभावना है लेकिन बैड इंटेंशन के साथ आपने बता दिया कि तुम हार्ट पेशेंट हो और मर सकते हो, तुम तो मर जाओगे, और उसको और पेन हुआ और वो मर गया, तो ये 302 है। सिर्फ बातों से ही 302 हो जाती है। इसलिए ऐसी परिस्थिति बना देना जिसकी वजह से किसी व्यक्ति का मृत्यु होना संभाव्य है, 302 आकर्षित करता है। जैसे किसी कमरे में बाहर से बंद करके चला जाना,
अब उस व्यक्ति को कुछ एक्सेस नहीं हो पाएगा, खाना पीना एक्सेस नहीं हो पाएगा, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे करके स्टारवेशन की वजह से मर जाएगा। ये हत्या है। किसी व्यक्ति को छत पर छोड़ देना और छत पर 20 मंजिल की बिल्डिंग पर छत पर छोड़ देना और सब जगह से ताले लगा देना। अब उस व्यक्ति को या तो वो कूद कर नीचे उतरे या फिर वो ऊपर स्टारवेशन में मर जाए, और ये ताला लगाने वाले को मालूम है कि इसके पास और कोई चारा नहीं है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो हत्या है 302 की। आप जंगल में किसी व्यक्ति को छोड़ दीजिए जिसका कोई रास्ता नहीं है और आपको मालूम है कि ये भटक कर मर जाएगा, तो ये 302 का मुकदमा बनता है। ऐसे ही किसी को ड्रग्स देना और ड्रग्स देकर उसके चारों ओर ऐसी परिस्थितियां बना देना जिसकी वजह से उनको मालूम है कि ये आत्महत्या कर सकता है, तो ये आत्महत्या नहीं है। उस व्यक्ति के लिए जो मरा है उसके लिए आत्महत्या है, लेकिन जिसने ये प्लान बनाया है उनके लिए ये 302 का मुकदमा बनता है। तो मुझे लगता है कि जब साक्ष्य मिटाए गए तो ये खुद में इंडिकेशन करते हैं कि ये हत्या का है। एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो हत्या सोचकर शुरू ही होनी चाहिए। सुसाइड की थ्योरी यहाँ पर कहीं से भी नहीं बनती। अगर उस व्यक्ति ने स्वयं भी सुसाइड किया है तो भी साक्ष्य मिटाने वाले व्यक्ति अगर अगल बगल हैं, आप किसी के नाम दर्ज एफआईआर मत करवाइए। आप अननोन व्यक्तियों के द्वारा षड्यंत्र रचा गया उसके लिए आप उसमें एफआईआर लिखवा सकते थे और 302 के लिए उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते थे, नहीं तो एटलीस्ट 299 तो बनाकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर ही सकते थे। अगर इसमें बहुत कम संभावनाएं रहती हैं तो भी 304 पार्ट 2 का उसमें मुकदमा बनता और 304 पार्ट 2 में उसमें सजा होती। लेकिन ये 306 की थ्योरी जो बनने की कोशिश हो रही है, ये 306 की थ्योरी नहीं बनती। दूसरी बात एक ये है कि जो एम्स के डॉक्टर्स ने कहा या जो वो पुराने वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर्स के द्वारा जो भी कहा गया है वो न्यायालय में पूर्ण रूप से मान्य नहीं होता। न्यायालय केवल उन संभावनाओं को देखता है और उन संभावनाओं के आधार पर उसी डॉक्टर को दोबारा तलब करता है। तलब करने के बाद वकील उसको फॉरेंसिक के हिसाब से उससे क्वेश्चन आंसर करते हैं। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के आधार पर हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसीलिए जब हम लॉ कर रहे होते हैं तो हम मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के साथ। और मेडिकल में जब डॉक्टर्स तैयार हो रहे होते हैं तो वहाँ भी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक पूरा सब्जेक्ट होता है जो पढ़ाया जाता है। और लॉ में भी मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाती हैं, फॉरेंसिक साइंस बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ पढ़ाती हैं। तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के आधार पर वकील उससे डॉक्टर से क्वेश्चन आंसर करते हैं और डॉक्टर को सही या गलत वहाँ पर सिद्ध करते हैं कि जब ये चीजें थी तो आपने फॉरेंसिक की रिपोर्ट कैसे दे दी, और जब वहां साक्ष्य मिटा दिए गए तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट में आपकी संभावनाएं कैसे आ जाती हैं। ये सारे क्वेश्चंस उससे किए जाएंगे। इसलिए ये जो एम्स के डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो भी तथाकथित कही जा रही है, अगर इसमें सुसाइड की संभावनाओं को बताया गया है तो ये थ्योरी कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। फाइनल तो बात वो है जो सीबीआई पूरे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन लोगों को लेकर आएगी जो इस मृत्यु की वजह है। और अगर कोई व्यक्ति इस मृत्यु की वजह है तो फिर वो 302 के मुकदमे के लिए एलिजिबल है और उस पर 302 का मुकदमा चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, और नहीं तो 302 की एफआईआर तो सीबीआई को लिखवा ही देनी चाहिए और एफआईआर लिखवाकर अननोन व्यक्तियों के नाम इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देना चाहिए। ये मुझे लगता है, जो जितनी नॉलेज मुझे कानून की है उसके हिसाब से मैं ये बता पा रहा हूँ। थैंक यू। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।